क्योंकि पैलेट गन सरकारी हथियार है जो सरकार के अफसरों, इसके जो पुलिस वाले हैं उनको वहाँ से रिलीज़ किए गए, उनको वहाँ से हैंड ओवर किए गए, वो एंट्री के बाद किए गए। और वो एंट्री किसके आदेश से हुई, वो किसके आदेश से दिए गए, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो सीधा इसका लिंक होम मिनिस्ट्री से जुड़ेगा, सीधा अमित शाह साहब से जुड़ेगा। अभी इस चीज़ की शुरुआत हुई है, जब तक एफआईआर नहीं होती इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती थी। तो इनकी पूरी कोशिश ये थी कि इन्वेस्टिगेशन ना हो। आप तो लोग तो इस्तीफा मांग रहे हैं ना अमित शाह का। बिल्कुल इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि ये सर्वविदित सत्य है। लेकिन सर्वविदित सत्य होना और इन्वेस्टिगेशन होना कानून के मुताबिक दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर ये सत्य नहीं होता तो पार्लियामेंट के अंदर आए थे अमित शाह साहब, कह रहे थे, क्या दिक्कत थी? 2 मिनट का स्टेटमेंट तो देना था उन्होंने। क्योंकि पार्लियामेंट के पास में जो उनका अंदर ही उनका ऑफिस है, वहाँ भी जाते रहे, वो शौचालय भी यूज़ किए होंगे, कैंटीन भी गए होंगे, लेकिन सदन में आके नहीं बैठे। तो क्या डर था ऐसा? मतलब साफ है कि ये सारी की सारी चीज़ें वहीं से हुई हैं, वही जिम्मेदार हैं, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने आगे सामने नहीं किया। लेकिन वो भी शायद नहीं जानते थे कि राहुल जी ने भी कसम खा ली है इस बात के लिए कि देश के उस दबे कुचले वर्ग के लिए लड़ना है, देश के कानून व्यवस्था के लिए लड़ना है, देश के युवाओं के लिए लड़ना है। कल 7 घंटे तक राहुल जी इस पर बैठ करके अनशन पे उन्होंने साबित कर दिया कि अब ये जो चीज़ें हैं ना, कि कानून का मखौल, कानून की नजरअंदाजी अब ये चलने नहीं देंगे। तो क्या ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या ये एफआईआर आप मानते हैं? अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन फेयर इम्पार्शियल हो गई तो हमारा मानना सीधे सीधे से है कि इसमें अमित शाह साहब इन्वॉल्व पाए जाएंगे। डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर इम्पार्शियल होगी या नहीं होगी। सर, जैसे आपने कहा कि प्रतिबंध हथियार और प्रतिबंध दवा, तो दिल्ली में क्या बच्चों के ऊपर क्या ऐसा कुछ अलाउ हो सकता है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल नहीं हो सकता। वही मैंने कहा ना कि पैलेट गन का तो आतंकवादियों में इस्तेमाल होता था कश्मीर के अंदर, वो हम सुनते थे। ये इन बच्चों पर, शांत बच्चों पर जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जेन्युइन मांग के साथ कर रहे हैं, उन पर आप इस हथियार को चला रहे हो। तो आप उन बच्चों का मुआवजा, उन बच्चों के प्रोटेस्ट को आप आतंकवादियों की तरह देख रहे हो। तो मेरा ये मानना है पैलेट गन का चलाना, बेसिकली इस गन का चलाना आतंकवादी घटना है। बच्चों के साथ आतंकवादी घटना की गई है, बच्चों के दिमाग में आतंक भरने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए। जिस तरीके से पैलेट गन के बारे में स्टेटमेंट आया मेडिकल टीम, देखिए तमाम जितनी भी चीज़ें एविडेंसेस मौजूद हैं, वीडियोग्राफ्स के तौर पर, फ़ोटो के तौर पर, ऑक्यूलर एविडेंसेस के तौर पर, जिनके चोटें लगी हैं वो खुद अपने आप में विटनेसेस हैं, मेडिकल एविडेंसेस हैं, वो सब चीज़ें अपने आप में काफ़ी हैं। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड इम्पार्शियल हो जाए कि किसके आदेश से आई पैलेट गन, किसके आदेश से चली गई। ये और चीज़ हो जाए ना इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से, तो आप यकीन मानिए इसमें सीधा अमित शाह साहब का इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाएगा। देखिए बिल्कुल राहुल जी ने इस बात को साफ किया कि पुलिस वहाँ बात कर रही थी, और बात किससे कर रही थी? सीधे होम मिनिस्ट्री से बात कर रही थी, यानी कि अमित शाह साहब से बात कर रही थी, या अमित शाह साहब ने किसी को डेजिग्नेट कर दिया कि उससे बात कर रही थी। उन्होंने कहा जब ऊपर से हमारे पास आदेश नहीं है एफआईआर करने के। मैं इस ऊपर के लिए ही कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी, आपको एफआईआर करनी है, तो आप अमित शाह साहब से या आप होम मिनिस्ट्री से आदेश क्यों लेंगे? कानून तो होम मिनिस्ट्री से नहीं चलता ना, कानून तो भारत के संविधान ने बना दिया, भारत की पार्लियामेंट ने बना दिया। तो कानून के मुताबिक इन संस्थाओं ने काम करना चाहिए, ना कि ऊपर से आदेश लेकर के। तो ऊपर से कहाँ से आदेश ले रहे थे? साफ बात है अमित शाह साहब से आदेश ले रहे थे। सर, थाने में भी तस्वीर मिली अमित शाह जी की फोटो, क्या एक बड़ा संकेत दे रहा था? थाने के अंदर सिर्फ महात्मा गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की तस्वीर होनी चाहिए, ना सिर्फ थाने में बल्कि तमाम जो भी न्यायिक संस्थान हैं, तमाम कोर्ट्स के अंदर भी होनी चाहिए। बाकी किसी भी सरकारी, चाहे वो होम मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हों या चीफ मिनिस्टर हों, किसी की भी तस्वीर थानों में या किसी भी न्यायिक संस्था में नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। सर, पायलट गन को लेकर के अभी तक सरकार भी नहीं मानी, प्रशासन भी नहीं माना। अगर दोषी के ऊपर कोई गलती है तो कार्रवाई होगा उसको लेकर आपको? देखिए पैलेट गन के लिए सबसे पहले तो एफआईआर ही होनी चाहिए थी, क्योंकि कानून ये है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती बिना एफआईआर के। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कानून है, हमारे भारत के संविधान, हमारे भारत की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून है। तो इन्होंने पहले तो एफआईआर ही नहीं करी, तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होती? अब एफआईआर हुई है तो उसमें उन्होंने डेंजरस वेपन का यानी आर्म्स एक्ट का सेक्शन नहीं जोड़ा, तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होगी उसकी? तो हमें लगता नहीं कि इन्वेस्टिगेशन
फेयर होगी। लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो इसमें दिल्ली पुलिस की जो शान है वो शान बढ़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की शान को ख़त्म किया है, वो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जो ईमानदार हैं वो इसको बचाने की कोशिश करेंगे। शाहीन भाई, मामला जो है वो देश की राजधानी दिल्ली का है, वो कैसे भरोसा करा? यहाँ अगर राहुल गांधी मेहनत नहीं करते तो एफआईआर नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, पूरे देश की हालत बहुत ख़राब है सर। जब दिल्ली से ये मिसाल जा रही है कि 1 महीने में एफआईआर नहीं हो रही है, 7 घंटे तक लीडर ऑपोजिशन को धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो बाकी देश के हालात आप समझ लीजिए। बहुत बुरे हालात हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बहुत बुरी है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी होना देश के लिए घातक है, देश के लिए नुकसानदेह है। ये हमारे देश की तरक्की के लिए नुकसानदेह है। ये तो बिल्कुल साफ साबित है कि मैंने वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बावजूद, भारत के बनाए हुए कानून के बावजूद जो एफआईआर नहीं हो रही, लुटियन जोन पार्लियामेंट के पास में इंसिडेंट ये हुआ, अपराध हुआ, आतंकवादी घटना ये है, जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है, उसके बावजूद भी अगर एफआईआर नहीं होती है तो इससे ज़्यादा सैड स्टेट अफेयर्स कुछ और नहीं हो सकते। देश की बदकिस्मती है ये हमारे की, जिसको हम सब लोगों ने मिल करके सही करना होगा। हमारे सबके ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छा सर, वकील साहब ये बताइए, राहुल गांधी जी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई, कोशिश की, आप क्रेडिट दे रहे हैं, थैंक यू भी कह रहे हैं। अननोन लोग, हम नहीं कह रहे, अननोन लोग कह रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो, यानी कि जहाँ से आदेश आया, जहाँ से आदेश ये था कि एफआईआर ना करो, और वहीं से आदेश आता है कि हाँ सर एफआईआर कर लीजिए, तो अपने खिलाफ तो एफआईआर नहीं करवाएंगे वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन इसकी सही हो गई, वंदे मातरम से आप लोग ध्यान भटकाने के लिए तरह चीज़ आप लोग कर रहे हैं। तो वंदे मातरम तो बाद में लेके आए ना, वो वंदे मातरम को बेसिकली लेके आए इससे ध्यान भटकाने के लिए। ये तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब ये वाली चीज़ होगी 20 तारीख को, तो वंदे मातरम का जो कानून लेके आए वो तो बाद में लेके आए। और वंदे मातरम का कानून जो लेके आए, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रगान की इज़्ज़त करना और राष्ट्रीय फ्लैग की इज़्ज़त करना हर भारतीय का कर्तव्य है, वंदे मातरम के लिए नहीं है। तो जब तक वंदे मातरम पर वहाँ पर अमेंडमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर लोगे, आप कानून कैसे बना लोगे? आपने कानून बनाया, पार्लियामेंट में आपके नंबर हैं, आपने बना लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्वेश हो जाएगा ये कानून, क्योंकि ये कानून अपने आप में आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। तो क्या सर फर्स्ट 2 पैराग्राफ वंदे मातरम के जो वैलिड है? देखिए, फर्स्ट 2 पैराग्राफ के लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसने संविधान जहाँ पर बना हमारे देश का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहुत ज़्यादा बातें हुई, बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट्स हुई, और उन डिबेट्स के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा भी 2 जो शुरू के स्टेंजाज हैं उनको हम गा सकते हैं, लेकिन उसको भी गाने के लिए बाध्यता नहीं लगाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने इसलिए कहा, आर्टिकल 51A में जिसका जिक्र किया गया है, वो कहा गया है नेशनल एंथम, जनगणमन और नेशनल फ्लैग, उनकी इज्जत करना अनिवार्य है। वंदे मातरम की लिए कोई अनिवार्यता लागू नहीं की गई। तो इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या आप कुछ और कह सकते हो? उन्होंने तो देश को आज़ाद करवाया, उन्होंने तो देश की आज़ादी की लड़ाई। हुआ तो नई परंपरा मानी जाएगी देश की, इस्तेमाल किया गया। नहीं, नई परंपरा नहीं सर, ये तो देश में दरअसल एक ही पिच पे खिलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, ये उसी पिच पे ले जाना चाहते हैं। अब चूंकि देश में गुस्सा लोगों का बढ़ रहा है, धर्म से ऊपर उठकर लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फिर से वहीं पे ले जाना चाहते हैं। धर्म की राजनीति करो भाई बस। मुस्लिम्स को और सिखों को क्यों इस पर इतनी ज़्यादा आपत्ति है? हिंदुओं में भी बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो एक ईश्वर को मानते हैं, हिंदुओं में भी। सिखिज्म भी एक नूर उपाया है, एक ईश्वर को मानता है। इस्लाम भी एक ईश्वर को मानता है। क्रिश्चियनिटी भी एक ईश्वर को मानती है। यहूदीज़ भी एक ईश्वर को मानते हैं। और ज़्यादातर रिलीजन्स में एक ईश्वर के अलावा किसी भी की आराधना करना वर्जित है। बल्कि ये भी है कि किसी की आपने और आराधना कर दी तो आप अपने धर्म पर ही नहीं रहे, और धर्म सबका पर्सनल वो होता है। इसलिए आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की, अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने कार्यकलाप करने की आज़ादी दी। कोई धर्म को मानता है तो मानो भाई, नहीं मानता तो मत मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दूसरे के धर्म को बुरा मत कहो। तो ये हमारे संविधान ने इजाज़त दी। अब यहाँ पर आप जो स्टेंजाज लेके आ रहे हो, वंदे मातरम के जो स्टेंजाज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हुई है कि बाद के जो स्टेंजाज हैं वो ऐसे हैं
कि उससे लोगों का धर्म का अधिकार जो है वो बाधित होता है, वायलेट होता है, इसलिए उनको नहीं रखा गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, वो क्या देशद्रोही थे? वो क्या हिंदू विरोधी थे? और दूसरी बात, क्या वंदे मातरम का कोई मतलब किसी धर्म से है? ये कहते हैं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक तो भाई फ़र्ज क्यों कर रहे हो सबके ऊपर? आप क्यों इसको मैंडेटरी कर रहे हो? जबकि बहुत सारे रिलीजन का मानना यह है कि आप नहीं कर सकते ऐसा, और धर्म का अधिकार देता है। तो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 को तो अमेंड नहीं कर सकते ये, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 को तो अमेंड नहीं कर सकते ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत तो इनके पास है नहीं। तो ये पिछले दरवाजे से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश करती हैं बारंबार। कांग्रेस पार्टी कभी राम मंदिर का विरोध करती है, कभी वंदे मातरम का विरोध करती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ना कभी राम मंदिर का विरोध किया है, ना कभी वंदे मातरम का विरोध किया है। 2 स्टैंजास की जो बात है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से ये रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टैंड था वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने देश को आज़ाद करवाया, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और किस तरह से इन्होंने तमाम धर्मों के लोगों को एक करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ एक सूत्र में जोड़ा। मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूँ अगर आपकी इजाज़त हो, कि 1857 की क्रांति के बाद में देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति को जन्म दिया अंग्रेज़ों ने। टॉपसन की अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसमें कहा गया कि इनको अलग कर दो अगर आपने देश पर राज करना है तो। उसके बाद से ही बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से ही ये सुअर की और उसकी चर्बी, गाय की चर्बी कारतूस के अंदर लगाई गई, उसके बाद ही कत्ल खानों में मुसलमानों की भर्ती कराई गई, और ये सब करा गया कि साहब देखिए मुसलमान इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, हिंदू इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। एक डिवीज़न किया गया। महात्मा गांधी ने और अली ब्रदर्स ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली जौहर, इन दोनों ने इस चीज़ को पहचाना। तीनों ने, महात्मा गांधी ने, इन दोनों भाइयों ने और महात्मा गांधी ने मिलकर हिंदू मुसलमानों को एक किया। जब एक किया, कब किया ये? 1921 में। और देश कब आज़ाद हो गया? उसके बाद में से 26 साल बाद देश आज़ाद हो गया, 47 में देश आज़ाद हो गया। इतनी बड़ी ताकत जब ये लोग एक हुए, उसी चीज़ को आज ये तोड़ना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चूंकि इस ताकत को जानती थी कि कितनी बड़ी ताकत है हिंदू मुसलमान एक होकर के, जब सब लोग एक हो जाएंगे ये। लेकिन जो आज की जो पॉलिटिकल पार्टी ताकत में है, सरकार में है, वो उसी वाली पॉलिसी पे चलती है, अंग्रेज़ों वाली पे, डिवाइड एंड रूल। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये पार्ट। लेकिन सर फर्स्ट टाइम जो वंदे मातरम शुरू हुआ था तो वो कांग्रेस का नेतृत्व ही था जब शुरू किया गया। सर ऐसा है, मैंने आपको फिर बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सारे मसले ख़त्म हो गए जब 2 स्टैंजास की बात आ गई। कब हुआ था, क्या हुआ था, हिस्ट्री में कैसे कैसे है, बहुत सारे मूवमेंट चले थे। आनंद मठ अलग चला था, कुछ और अलग चले थे, सूफिज़्म चले थे। अगर हिस्ट्री में जाओगे तो मैं 3 दिन तक मुझसे बात कर लीजिए, मैं बात कर लूँगा उस पर, मसला नहीं है। बात यह है कि एक चीज़ की कंट्रोवर्सी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी ख़त्म कर दिया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ख़त्म कर दिया तो आप कौन होते हो? आप उनसे बड़े हो गए क्या? वो तो फ्रीडम फाइटर थे सारे के सारे, और आप तो अंग्रेज़ों के वफादार थे। तो अब जब वफादार अंग्रेज़ों के थे तो आपको उनसे ज़्यादा ज्ञान हो गया फ्रीडम फाइटर से। तो जिस चीज़ को फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे ख़त्म कर दिया, वो कंट्रोवर्सी तो ख़त्म होनी चाहिए ना हमेशा के लिए, उसको पैदा थोड़ी ना करना चाहिए अब।